डिस्कस किया था कि ये होता है लेंथ ऑफ ट्यूब वी नॉट प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए वी नॉट भी चाहिए, लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए यूई भी चाहिए। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस को सॉल्व करते हैं, वहां से वी नॉट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -200 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी नॉट कैलकुलेट करना है, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v0 -1/u0 इज 1/f0। सो यहां से आप बहुत आसानी से 1/v0 निकाल सकते हैं। दिस इज 1/f0 प्लस 1/u0। 1/v0 आ जाएगा 1/f0 1/50। u0 is -200, it's -1/200। सो 1/v0 आ जाएगा विच इज 200। आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 4 - 1 विच इज बेसिकली 3/200। सो आप यहां लिख सकते हैं कि v0 हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। v0 आ गया। यूई कैलकुलेट करने के लिए आप आई लेंथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, लेंथ ऑफ ट्यूब होगा v0 प्लस यूई। v0 आ गया, यूई चाहिए। यूई के लिए आई लेंस को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, जब आई लेंस को सॉल्व करेंगे 1/VE माइनस 1/UE इज 1/FE। आई लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आई लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है? नहीं पता, सॉरी। इमेज डिस्टेंस पता है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है तो -25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज कर लूं तो यूई आ जाएगा। तो 1/UE आ जाएगा 1/VE। इसको इधर ले जाते हैं, इसे लेफ्ट में ले आते हैं। 1/VE माइनस 1/FE। सो अगर मैं यहां वैल्यूज रखना शुरू कर दूं तो 1/VE इज -25, 1/FE इज -10, 1/UE आया -1/25 -1/10। अच्छा 10 है, 10 ही तो है। आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 लिखा हो ना। तो ये आ गया 250 -10 -25 -35/250। यूई आ गया -250/35। लेंथ ऑफ ट्यूब था मॉड ऑफ v0 प्लस मॉड ऑफ यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया, देखिए v0 कितना था 200/3 प्लस 250/35। भाई ये जो भी सॉल्व करके आएगा ये लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं, तो कैलकुलेटर से आ जाएगा 200/3 66.6, 250/35 66 प्लस 7 73.74। अलीजा का ठीक है, अमीन का ठीक आ रहा है। वजाहत इतना ही आएगा शायद, 6 7 42 आसपास आएगा। भाई बताइए, यहां तक क्लियर है फर्स्ट पार्ट? बता देख लो कहां गड़बड़ कर रहे हो, कि कैलकुलेशन तो सामने ही करी है मैंने। अच्छा
हाँ मैं अभी अभी लास्ट स्लाइड पर आ जाऊंगा, बस मैं इसे सॉल्व कर दूं जो है, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। एम इज एम नॉट इंटू एम ही होता है। एम नॉट हम लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ वी नॉट बाय यू नॉट, दैट्स एम नॉट। 200 by 3, u naught is 200. U naught is 200 है ना, u naught is minus 200. अच्छा रुको, डिटेल लिख रहा हूँ, रुक जाओ। वी नॉट आया आपका, देखिए यहाँ जो वी नॉट हमने सॉल्व किया 200 बाय 3 सेंटीमीटर आ गया। भाई जो लोग लास्ट क्लासेस में नहीं थे, वेव ऑप्टिक्स के लिए आए हैं, थोड़ी देर पेशेंस रखो, बस ये खत्म होते ही वेव ऑप्टिक्स में स्टार्ट कर दूंगा। तो एम नॉट आ गया 200 बाय 3 इंटू माइनस ऑफ 200, तो एम नॉट आया -1/3। ऐसे ही एम ई भी निकाल सकते हैं। एम ई हो जाएगा वी ई बाय यू ई। यू ई और वी ई दोनों पता है, यू ई तो अभी कैलकुलेट किया था। वी ई है -25 और यू ई है -250/35। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एम ई आ जाएगा -25 -250 इंटू 35, 3.5 आ गया। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है दैट्स मैम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट इज -1/3, एम ई इज 3.5, एम आ गया -3.5/3, 1.16, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाँ नेगेटिव साइन के साथ। अमानत 1 पॉइंट आएगा ना, 10 तो नहीं आएगा यार। चलो भाई, ये चलिए, ये क्लियर हुआ इतना सबका? कोई डाउट इसमें? डाउट्स बताना शुरू करिए। प्रीवियस स्लाइड लीजिए, फर्स्ट स्लाइड। सनाउल नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं। जुहेब लिख लिया? इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जुहेब लास्ट स्लाइड पे जाऊं? इब्राहिम अच्छा एक मिनट रुको जरा, इब्राहिम जब लिख लें तो बताइए मुझे। अच्छा
आयशा, जुहेब, इतना हो जाए बताइएगा मुझे, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स है सेम कॉन्सेप्ट पे। ओके, चलिए भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए। भाई ये दो प्रॉब्लम्स हैं टेलीस्कोप पर जिसमें कोई भी ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो पा रहा होता। अ, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया। फर्स्ट पार्ट, इस न्यूमेरिकल में खास ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कोई फॉर्मूला इसमें एक पार्ट में यूज नहीं हो पा रहा होता। ये तो देखो बड़ा सीधा सीधा है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ ये तो सही है। राशिद बस चेक करना, यूनिट्स तुमने सही ली है। हाँ, जाहिद तुम यूनिट गलत ले रहे हो।
हाँ देखो, लिखते लिखते आप सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर ही दिया। देखो फर्स्ट पार्ट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई। एफ नॉट कितना है, 15 मीटर। एफ ई कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 मीन्स 0.01 मीटर। तो ये -1500 हो गया। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, -1500 आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स योर फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अगर वो कहीं कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है। सवाल कोई खास फर्क नहीं पड़ता, गलत नहीं किया जाएगा अगर आप वो साइन नहीं लगा रही। नेक्स्ट देखिए, इफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू मून, व्हाट इज डाया ऑफ मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो यहां पर वो टोटल मैग्निफिकेशन नहीं पूछा, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो आई लेंस के बाद आती है। ये तो सिर्फ ये पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होगा। दैट मीन्स आपने जितने फॉर्मूले डिराइव करें टेलीस्कोप में, उसमें से कोई भी यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है रीजन। रीजन समझ में आ रहा है कि पूछ रहा है डाया ऑफ मून फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मून का जो डाया बनाएगा वो डाया चाहिए, आपको डायमीटर चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पहले तो यार यहां पर फोकल लेंथ इतनी बड़ी दी हुई है कि लेंस फॉर्मूला मत यूज करो, अपर्चर बहुत बड़ा होगा। तो लेंस फॉर्मूले से तो एरर आने के अच्छे खासे चांसेस है। तो इसे प्योरली ज्योमेट्री से सॉल्व करो। कि आपको एक मून गिवन है, मून से रेज जा रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनी उस ऑब्जेक्ट का साइज है, थोड़ा साइज कम होगा, मैंने बड़ा ही ले लिया, कोई बात नहीं। ये डायमीटर D1 है मून का, और ये है इमेज ऑफ मून। अब आपसे कह रहा है लूनर ऑर्बिट इतना है, 3.8 इंटू 10⁻⁸ लूनर ऑर्बिट का मतलब है मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। लेंस तो अर्थ पर ही रखा हुआ है, तो मून और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये होगा 3.8 इंटू 10⁻⁸, जिसे आप लूनर ऑर्बिट कहते हैं। अब यहां देखो भाई, फोकल लेंथ है 15 मीटर, ये इतना दूर है 10⁻⁸। तो लेंस के लिए तो ये इंफिनिटी पर हो गया ऑलमोस्ट। इमेज फोकस पर बनेगी। फोकल लेंथ कितनी है, 15 मीटर। और ये जो इमेज आई मून की, इसका डायमीटर D2। मुझे बताओ ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है आपके, और ये भी समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्टली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहा। मैग्निफिकेशन तो आई लेंस के बाद होती है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का साइज पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव से पास होने के बाद क्या साइज बचेगा। तो आप इसे कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप कहिए भाई ये एंगल अल्फा है, इस एंगल को मैं, नहीं ये वाला नहीं, इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, इसको बीटा लिख देता हूं। आपको पता है दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अल्फा और बीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई एंगल अल्फा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, डायमीटर की इक्वल, D1 डिवाइडेड बाय 3.8
into 10 raised power 8 d2 divided by focal length f नॉट। भाई d1 में यहां लिख रहा हूं, d1 है क्या, डाया ऑफ मून। d2 क्या है, डाया ऑफ इमेज ऑफ मून। वैल्यू रख दो यार, d1 की वैल्यू रख दो। d1 कितना है, 3.48 into 10 raised power 6। 3.8 into 10 raised to the power 8। f नॉट इज 50। भाई d2 आ जाएगा। जो भी आएगा वो इमेज का डाया आ जाएगा। ये समझ में आया सबके? डाउट्स बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी इसमें? हाँ सादिया, कम आएगा ना। ऑब्जेक्टिव तो बस वो जो पूरा का पूरा मून था उसको लाकर टेलीस्कोप के अंदर उसकी इमेज बना देगा। मैग्नीफाई करने का काम तो आईपीस का था। तो उसको मैं कैलकुलेट करूं कितना आएगा, ये आएगा 3.48 by 3.8 into 10 raised to the power minus 2 into 15। तो ये कितना आया, 3.48 divided by 3.8 into 15, 13.73। into 10 raised to the power minus 2। भाई क्लियर है? आप लोग इतना लिख लें तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। ये तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था। अब इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के साथ ना कई परेशानियां हैं। एक परेशानी ये कि ये जो दिया था ना अभी 15 मीटर का लेंस, तो जो ऑब्जर्वेटरी में जो आप टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, जैसे आप यूज करेंगे दूर स्टार्स वगैरह देखने के लिए, वहां लेंस का साइज इतना ही होता है, 15 मीटर तो फोकल लेंथ है इसकी। अपर्चर बहुत ज्यादा होगा, लेंस बहुत हैवी हो जाएगा। अब इस हैवी लेंस को सपोर्ट देना बहुत मुश्किल है यार। एक तरफ से मतलब लेंस में सिर्फ यहीं से तो सपोर्ट दे सकते हो, ऊपर से और नीचे से ये वाला पॉइंट, बस यहाँ तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक ये परेशानी है, लेंस बहुत बड़े लेंस को सपोर्ट देना बहुत मुश्किल काम। दूसरी परेशानी ये कि जब लेंस से लाइट पास होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि सारी लाइट पास हो जाती है, कुछ लाइट ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना बड़ा लेंस होगा उतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब है आपकी इमेज की इंटेंसिटी गिर जाएगी।
एक ये परेशानी है। एक परेशानी और भी है, जब इतना बड़ा जो लेंस होगा ना, इसमें मल्टीपल फोकस हो सकते हैं। ये डिफेक्ट होता है लेंस में कि आपने पैरेलल लाइंस ली, उन पैरेलल रेस को एक दो जगह ये कन्वर्ज करेगा। तो ये कई प्रॉब्लम्स है। पहला, साइज बहुत बड़ा है, सपोर्ट करना मुश्किल होता है। दूसरा, लाइट बहुत एब्जॉर्ब करता है। तीसरा, मल्टीपल फोकस की प्रॉब्लम होती है इस बड़े लेंस में। तो इन सारी वजहों से यूजुअली ऑब्जर्वेटरीज में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज नहीं किया जाता, लेंस यूज नहीं करते। लेंस की जगह मिरर यूज करते हैं। अगर आप ढंग से देखें तो टेलीस्कोप में लेंस क्या काम कर रहा है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया था, क्या ये मैग्नीफाई कर रहा है? मैं बताऊं क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या इस लेंस ने मैग्नीफाई कर दिया? छोटा कर दिया यार, और छोटा कर दिया। इतनी बड़ी ये साइज था, इसको इतना सा बना दिया। मैग्नीफाई नहीं कर रहा है ये तो सिर्फ ये काम कर रहा है कि जो लाइट आई उसे इकट्ठा करने का काम कर रहा है। बाकी सारा खेल तो आई लेंस का है। लेकिन परेशानी ये है कि अगर इसने लाइट ही एब्जॉर्ब कर ली, तो आप जो बीच में जो इमेज बनाओगे ना, जैसे मैग्नीफाई कराना है, उसकी तो इंटेंसिटी गिर जाएगी। तो ये काम लेंस से ना लेकर मिरर से लेते, एक मिरर लगा देते हैं, पैराबोलिक मिरर। तबस्सुम, अगर एक लेंस का साइज बहुत बड़ा होता है तो उस लेंस में मल्टीपल फोकस आ जाते हैं, मल्टीपल फोकल लेंथ होती है। ये एक डिफेक्ट है स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज में। बड़ा लेंस है अगर, तो उसमें मल्टीपल फोकस आएंगे, स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। अब इसे खत्म करूंगा ना मैं, कुछ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा बीच में। स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं, बड़े लेंस में मल्टीपल फोकस आ जाएंगे, परेशान कर देंगे। तो इन सारी वजह से हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज में अवॉइड करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जगह रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह आप मिरर यूज करते हैं। देखिए इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये मिरर है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। तो लाइट को इकट्ठा करने का काम ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर करेगा। देखो कितना फायदा होता है। एक तो मिरर सिंगल सरफेस होता है, डबल नहीं होता लेंस की तरह। तो सेम साइड का साइज का लेंस और सेम साइज का मिरर, किसका मास कम होगा, लेंस का या मिरर का? क्या लगता है आप लोगों को? सेम साइज का लेंस यूज कर रहा हूं, सेम साइज का मिरर यूज कर रहा हूं, किसका मास कम होगा? हाँ, मिरर का मास कम होगा। गुड। रीजन क्या है? रीजन यही है कि मिरर सिंगल सरफेस है, लेंस डबल सरफेस होती है। एक तो ये फायदा हो जाता है, मास कम हो जाता है सिस्टम का। दूसरा ये कि यार देखो, मिरर में तो कहीं से भी सपोर्ट दे सकते हो, पूरे यहां से सपोर्ट दे दो, ये रिफ्लेक्ट थोड़ी ना कर रहा है। ये तो पॉलिश्ड है, सपोर्ट देना आसान है। तीसरा है कि इसमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता, मल्टीपल फोकस की प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ऑब्जेक्टिव मिरर हम पैराबोलिक ले लेते हैं, एबरेशंस नहीं होते, मल्टीपल फोकस नहीं बनेंगे पैराबोलिक मिरर में। तो लाइट इकट्ठा करने का काम तो इसने कर दिया। तो ये रेज आ गई तुम्हारे पास, पैरेलल आ रही थी रेज। इन रेज को इसने इकट्ठा कर लिया, ऑब्जेक्टिव मिरर। अब क्या करते हैं, यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर और लगाना पड़ता है। अब ये लाइट आ रही है ना, इसको आई लेंस से भी तो पास कराना है। तो उसके लिए डिफ्लेक्ट करने के लिए यहां पर हम एक सेकेंडरी मिरर यूज कर देते हैं। एक मिरर आप यूज करते हैं जिसे आप सेकेंडरी मिरर कहते हैं। तो ये लाइट रेज आई ऐसे,
तो यहां पर आपने एक लेंस लगा दी, आई लेंस यहां लगाया, ये है आपका आई लेंस। क्यों अमान, सेकेंडरी मिरर में क्यों परेशानी आएगी? मिरर है यार, पूरा यहां से कहीं से भी सपोर्ट दे दो। और ऑब्जेक्टिव का ना इसका इतना साइज बड़ा रखने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव का तो साइज बहुत बड़ा रखना होता है, लाइट इकट्ठा करने का काम कर रहा है। ये तो जो लाइट इकट्ठा कर आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, ऑब्जेक्टिव ने। इसके ऊपर तो इसका साइज भी बड़ा होना जरूरी नहीं। ये तो सिर्फ इतना काम करेगा कि इस पर जो लाइट आ गई उस लाइट को लेकर ये आई लेंस से पास करा देगा। आखिर बाकी का काम आई लेंस का, इमेज कैसे बनानी है आई लेंस देखेगा, मैग्निफिकेशन, तो आई लेंस मैग्नीफाई कर देगा। तो ये सिस्टम है आपके पास। अब ये जो इमेज है ना, आई लेंस ये दोनों जगह बनाता है, इन्फिनिटी पर भी बनाता है, लीस्ट डिस्टेंस पर भी। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए दोनों रिलेशंस यूज करते हैं। दोनों रिलेशंस यूज करेंगे। पहला रिलेशन होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट का, मींस फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। पहला आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट का, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। जिसको लिखते हो माइनस ऑफ एफ नॉट बाय एफ ई। दूसरा आएगा इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आएगा पहले की तरह माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, वन प्लस एफ ई बाई डी। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। एडवांटेज पूछता है। तो देखिए एडवांटेज मैंने आपको बता दी है, मल्टीपल फोकस की प्रॉब्लम नहीं होगी, साइज कम होगा, सपोर्ट देना आसान होगा। ये तीन एडवांटेज जिसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी अच्छी हो जाएगी, लेंस के कम, और मिरर एक लेंस के कंपेरेबल कम लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इंटेंसिटी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये एडवांटेज मैंने बता दिया, मैं लिख नहीं रहा, मेरा 15-20 मिनट तो लिखने में चले जाएंगे, ये आपको होमवर्क होगा, इतना लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए इसमें जो परेशानी है आपके साथ, डिस्कस कर लेते हैं। अर्शद, सपोर्ट देने मतलब पकड़ना होगा ना, अगर ये लेंस है तो लेंस को कैसे पकड़ोगे? ऐसे तो पकड़ोगे, ऐसे तो पकड़ नहीं सकते, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, एक तरफ से तुमने कवर कर दिया, तो लेंस को तो ऐसे पकड़ना होगा, ऐसे पकड़ोगे लेंस को। तो देखो पकड़ना बड़ा आसान, मुश्किल है यार, अगर एक लेंस है तुम्हारे पास 10-20 किलो का, उसको सिर्फ यहीं से सपोर्ट देना बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ हाथ लगा दिया तो रिफ्रैक्शन रुक गया। लेकिन मिरर है तो कोई परेशानी नहीं, ये तो पूरी साइज साइड से पकड़ ही सकते हैं। जैसे वॉल में मिरर लगा ही हुआ होता है, वॉल में लेंस थोड़ा ना लगा सकते हो। समझ में आया? से सपोर्ट देना, मिरर को सपोर्ट देना आसान है, पूरी सरफेस से सपोर्ट देने के लिए। लेंस को मुश्किल है, बस ये 2 पॉइंट्स होते हैं जहां सपोर्ट दे सकते हो। हाँ जी अर्शद बताइए। अच्छा खतीजा रेड आएगा। देखिए खतीजा, ये मिरर है, ऑब्जेक्टिव मिरर है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करते हैं। इसे क्या देते हैं? सेकेंडरी मिरर। ये है आपका आई लेंस। इन्फिनिटी पर आपकी ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट कर दिया इसने सेकेंडरी मिरर पर। सेकेंडरी मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हुई आई लेंस में चली गई, मैग्नीफाई करने का सारा काम आई लेंस का है।
इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कैसिग्रेन कहते हैं। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कैसिग्रेन कहते हैं। भाई आप लोग इतना लिख लें तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एफ नॉट क्या है भाई? एफ नॉट ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है ना। एफ नॉट है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर। तो भाई ये भी देख लेना, मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है। लेंस मेकर फॉर्मूला मत लगा देना। मिरर है, मिरर, लेंस नहीं है। मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है। नहीं उस्मा, सबमरीन में तो लेंस होता है, लेंस होता है। और वहां माइक्रोस्कोप के साथ साथ पेरिस्कोप भी यूज करते हैं। जो पेरिस्कोप यूज करते हैं उसमें मिरर होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए लेंस यूज करते हैं। मैं रब कर दूं इसको? हाँ सनाउल, अभी बताया तो एडवांटेज। पहला एडवांटेज, मास कम होता है, सपोर्ट देना आसान होगा। ज्यादा एरिया होता है सपोर्ट देने के लिए। तीसरा, मल्टीपल फोकस की प्रॉब्लम नहीं होती पैराबोलिक मिरर में। चौथा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। होमवर्क है, मैं लिखूंगा नहीं है। हाँ खदीजा, सब एनसीईआरटी। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। अब कैसिग्रेन के बाद एक और होता है जिसे कहते हैं न्यूटोनियन टाइप। देखिए न्यूटोनियन टाइप में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मिरर, सेकेंडरी मिरर जो है पैराबोलिक था ना, वो सेकेंडरी जो मिरर था वो कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स की जगह हम प्लेन यूज करेंगे। तो देखो कैसिग्रेन ऐसा था, न्यूटोनियन टाइप जो था, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर। बस सेकेंडरी मिरर की जगह न्यूटन ने प्लेन मिरर यूज किया था। और यहां आई लेंस है। तो ये रेज आई हैं आपकी पैरेलल रेज इंफिनिटी से। ऐसे इंसिडेंट किया, मिरर पर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये मिरर इन रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आई लेंस से पास हो जाए। ये है आपका न्यूटोनियन टाइप। हालांकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बट ये डायग्राम याद रखिएगा, सिर्फ प्लेन मिरर यूज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव मिरर है। ये है आपका आई लेंस, ये है आपका सेकेंडरी मिरर। अगर कुछ नहीं कह रहा ना, दैट मीन्स कैसिग्रेन पूछ रहा है आपसे। अगर न्यूटोनियन लिख दे तो अलग बात है, अदरवाइज कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग पूछता है, कैसिग्रेन ड्रॉ करके आइए। तो इतना लिखा आप लोगों ने, रब कर दूं इसे? अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अच्छा, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। इसे यूज करते हैं टू व्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिसे बाइनोकुलर भी कहते हैं, इसे यूज करते हैं। मुझे बताओगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से अगर आप अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो परेशानी क्या आएगी? हाँ, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अरे बड़ा नहीं हो जाएगा मान, इन्वर्टेड बनाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमेशा इमर्ज को इन्वर्ट कर देता है, तो सामने आप किसी आदमी को देख रहे हो, भाई उल्टा दिखेगा। दैट्स द प्रॉब्लम विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अमन अभी डिस्कस करता हूँ उस चीज को। लेकिन ये जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये करता क्या है, बस इतना फर्क है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और टेरेस्ट्रियल में, कि टेरेस्ट्रियल में इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस एक लेंस और रख देते हैं सिर्फ इरेक्ट करने के लिए। सो टू मेक terrestrial telescope, an erecting lens is placed between objective and eye lens. एक इरेक्टिंग लेंस लिख लेते हैं। अब ये जो इरेक्टिंग लेंस है ना, ये मैग्निफिकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ऑब्जेक्ट को इससे 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, तो लेंस से अगर 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन 1 होगी। ये मैग्नीफाई नहीं करता, ये मैग्नीफाई नहीं करता। इट जस्ट इनवर्ट द इंटरमीडिएट इमेज। ये इंटरमीडिएट इमेज को सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड करने का काम करता है और कुछ नहीं करेगा। मैग्निफिकेशन वही होगा जो आपने पहले देखा था, सिर्फ आपकी इमेज अब इरेक्ट दिखने लगेगी। देखो कैसे करता है। भाई मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, पहले मैं लिख दूं नॉट इन सीबीएसई। तुमसे स्कूल एग्जाम में इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो ये लेंस है आपके पास, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। भाई रेज आ रही थी पैरेलल, इंफिनिटी पर है ना ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट था, रेज पैरेलल आ रही थी। इसने क्या करा, फोकस पे कन्वर्ज कर दी। या अगर इंफिनिटी से नहीं भी आ रही थी, जहां भी आपकी ऑब्जेक्ट थी उसकी एक इमेज बना दी इसने यहाँ, ए प्राइम बी प्राइम, इससे कुछ एफ नॉट डिस्टेंस पर। अब एक और लेंस लगा दिया आपने यहां पर ना, एक लेंस और लगाया हुआ है, इसे कहते हैं इरेक्टिंग लेंस। और इरेक्टिंग लेंस से 2f डिस्टेंस पर मैंने रखा है इसे। f इज फोकल लेंथ ऑफ दिस इरेक्टिंग लेंस। तो अगर आप लेंस से 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, तो उसकी इमेज भी 2f डिस्टेंस पर बनेगी। ये इमेज बन गई 2f डिस्टेंस पर। तो एक रे तो तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो सीधे, और एक रे जरा सा पैरेलल ले जाकर करवा दो।
अब ये जो इमेज है ये तुम्हारे आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो तुम नॉर्मल एडजस्टमेंट ले रहे हो तो फोकस पे रख दिया इसको, इमेज को आई लेंस पे। अब तुमने आई लेंस के अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दी तो इमेज तो बनेगी इन्फिनिटी पर। लेंथ ऑफ ट्यूब याद रखना, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ गया, एफ नॉट प्लस 2f प्लस 2f प्लस एफ ई, लेंथ ऑफ ट्यूब। एफ याद रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। टू एफ पे रखने का रीजन बस इतना है भाई, टू एफ पर जब तुम रख देते हो तो मैग्निफिकेशन नहीं होता, सेम साइज की इमेज बन जाती है, तो ये कोई मैग्निफिकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर। तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बन जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब काम का है, मैग्निफिकेशन के लिए वही रिलेशन है। एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया तो इसके तो दूर दूर तक चांसेस नहीं है कि बोर्ड्स में आए। चल लीजिए, इसमें बताइए मुझे अगर कोई डाउट है आपका। भाई आप लोग लिख लें तो मुझे बताइए सर, अब करेंगे। सेकेंड मैग्निफिकेशन में लेंथ ऑफ ट्यूब डिफरेंट होगी। वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होता इसका, वो जो अप्रोक्सीमेशन था ना वो यहाँ बचते हैं उससे। इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो इसका अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर चाहिए तो लेंसेस के बीच के डिस्टेंसेस चेंज कर देंगे। एफ ई की जगह आप यू ई लेंगे फिर, है ना, पहले की तरह होगा, बस 4f बढ़ जाएगा बीच में। ये इसका बीच में बस 4f बढ़ जाएगा। चलो भाई, सबने लिख लिया। अच्छा, एक आध चीज और है, ये सब एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, छोटी छोटी चीजें। भाई मेरी, अच्छा ब्रेक हो रही है आवाज, रुको एक मिनट, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। भाई आपके साथ जरा इंटरनेट इश्यूज आ रहे होंगे, वीडियो ऑफ कर रखी है मैंने। चलिए ठीक है, मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा तो शायद कुछ कम फर्क पड़े। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं दो टॉपिक्स करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, एंट्रेंसेस में भी कम चांसेस होते हैं, लेकिन जब हमने इतना कर लिया है तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं।
पहला तो है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। छोटी छोटी चीजें, जो भी डेविएशन और डिस्पर्जन आपने प्रिज्म के लिए पढ़ा था, उन्हीं चीजों को आप लेंस के लिए भी कर सकते हैं। बस मैं वही लिखवा रहा हूं। सो पहला है, when rays parallel to principal axis। भाई मैं कुछ भी डिराइव नहीं करवाऊंगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब सनॉन में टॉपिक स्किप तो नहीं कर सकता ना, वो क्या करूं मैं नहीं चाहता कि आप एंट्रेंस में बैठे हो, कुछ भी ऐसा है जो आपने ना करा हो, तो कराना तो पड़ेगा। डबल हो जाता है बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैट की तरह। जेई के लिए जब आप करते हैं, नीट के लिए करते हैं, तो सीबीएसई के कंपेरेबल डबल है प्रोसेस सिलेबस। एनसीईआरटी वाला सब खत्म हो चुका है। में रिफ्रैक्शन ना होता तो रे स्ट्रेट जाती, रिफ्रैक्शन की वजह से ये कन्वर्ज हो गई, और ये कन्वर्ज हुई फोकस पर, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ। अब देखो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, इसे कहते हैं डेविएशन। ये डेल्टा, तो ये भी डेल्टा। अगर आपने इसे h हाइट पर इंसिडेंट कर दिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 10 डेल्टा हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले लो तो डेल्टा है, विच इज h बाय। तो याद रखिएगा, अगर थिन लेंस दिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे जा रही है, तो आप डेविएशन कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखिए, अगर आपकी रे आ रही है, अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट दिया, उस ऑब्जेक्ट से घूम फिर कर कहीं रे आ रही है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये ऐसे गया और रिफ्रैक्ट हो गया। भाई अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रे स्ट्रेट जाती, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे गई, तो ये डेविएशन है। अब भाई ये पैरेलल तो नहीं है कि ये इसके इक्वल मैं कर दूं, ये डेविएशन है। तो अगर इस एंगल को मैं अल्फा कह दूं और इसे मैं बीटा कह दूं, और मैं जिस हाइट पर रे को इंसिडेंट किया उसे एच कह दूं, तो फिर से आपको दिख रहा है कि डेल्टा होगा अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल है। मैं लिख दूं मैं बड़ा बड़ा, नॉट इन सीबीएसई। ये सिर्फ एंट्रेंसेस की है, आपके स्कूल एग्जाम्स में कुछ नहीं आता है। अल्फा और बीटा के सम के बाद डेल्टा आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं ये h बाय एफ। फिर से होगा, मैं पूरी डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। जब इन्हें ऐड करेंगे तो h बाय एफ ही आएगा। लिख लीजिए इतना। फिर एक दो चीजें और है, लेंस में भी डिस्पर्जन होता है, वो भी देखेंगे। हाँ जी, लिखिए, नहीं कर, लिखो भाई, लिखो इतना। चलिए, सब लिख चुके हैं।
सब लिख चुके हैं? रब कर दूं इसे? चलिए इसको रब कर देते हैं। एक आखिरी चीज इसमें, हाँ, नहीं सनाउल, वो डिराइव होने के बाद एच बाय एफ ही आएगा। डिराइव करके नहीं दिखाया मैंने। आप कर सकते हैं ना, अल्फा हो जाएगा एच बाय यू, बीटा हो जाएगा एच बाय वी, 1/v माइनस 1/u आ रहा होगा, जिसे 1/f लिखते हैं। अब देखिए लेंस की डिस्पर्सिव पावर। तो जस्ट लाइक प्रिज्म, सिमिलर टू प्रिज्म, white light on refraction from lens gets separated into constituent colors। ये भी नॉट इन सीबीएसई, ये भी आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता, एंट्रेंसेस में काम आएगा। बिल्कुल प्रिज्म की तरह से जब आप व्हाइट लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे लेंस पर, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डूब जाएगी। दैट मींस लेंस में मल्टीपल फोकस होंगे अलग अलग कलर्स के लिए। हाँ सनाउल, इसको एरर कह लो, लेकिन ये तो ऑब्वियस होना चाहिए ना। लेंस, अगर आपने एक थिक लेंस ले लिया तो वो तो नॉट डिस्पर्सिव मीडियम है, अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो पढ़ा था हमने। डिस्पर्जन यही तो था भाई, प्रिज्म भी ग्लास का होता है, लेंस भी ग्लास का है। जब डिस्पर्जन प्रिज्म में है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि डिस्पर्जन लेंस में तो होना ही चाहिए। तो लेंस में डिस्पर्जन के लिए फोकल लेंथ लेते हैं, चेंज इन फोकल लेंथ लेते हैं, रेड कलर की फोकल लेंथ और वायलेट कलर की फोकल। हाँ सनाउल, ये इशू क्रिएट, मतलब है ये एरर ही, लेकिन ऑब्वियसली चीजें होना चाहिए। थिन लेंस में नहीं होता, थिन लेंस में इश्यूज नहीं आते, थिक लेंस में आते हैं। थिन लेंस में ये इश्यूज नहीं मिलेंगे, थिक में मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है एरर ही, लेकिन ऑब्वियसली होना चाहिए, होगा ही ऐसा, इससे तो बच ही नहीं सकते। तो देखेंगे इससे बचाया कैसे जाएगा। तो एफ आर इज फोकल लेंथ ऑफ फॉर रेड कलर, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। एफ वी है फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर। और जो डिस्पर्सिव पावर होती है लेंस की, और एफ वाई और लिख लो मीन फोकल लेंथ। आपको पता है मीन का मतलब है येलो कलर के लिए, मीन फोकल लेंथ फॉर येलो कलर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर जो होगी ओमेगा, ये चेंज इन फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाय येलो कलर की फोकल लेंथ। सो दिस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंथ, ओमेगा बाय डेल्टा एफ वाई। तो याद रखिएगा, डिस्पर्सिव पावर जो हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना एंगुलर डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। वहां डेविएशन की जगह फोकल लेंथ ले लेते हैं, लेंस में बस इतना फर्क आता है। प्रिज्म में आप डेविएशन लेते हैं, लेंस में आप फोकल लेंथ लेते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर फॉर्मूला भी याद रह जाता है ना, कई बार होता है क्वेश्चन आता है डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, स्किप मत करना है इन्हें।
अब एक छोटी सी चीज और आखिरी लिख रहा हूं, इसके और चांसेस कम होते हैं बट फिर भी, वो कहता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो लेंस को कुछ ऐसे कंबाइन कर दो ताकि डिस्पर्जन 0 हो जाए। डिस्पर्जन ही 0 हो जाए। चलो भाई इतना लिख डालो, फिर देखते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। चलो मैं यही लिख देता हूँ, चलो ω1/f1 ω2/f2 इज इक्वल टू 0। ω1 पहले लेंस का डिस्पर्सिव पावर है, ω2 दूसरे लेंस की डिस्पर्सिव पावर है, f1 और f2 इनकी मीन फोकल लेंथ। बेसिकली इन दोनों को कंबाइन कर डेल्टा एफ को 0 कर देते हैं कि डेल्टा एफ नहीं आना चाहिए, दोनों की फोकल लेंथ में मिलाकर कोई चेंज ना है। जैसे आपने प्रिज्म के लिए तो मैंने पूरा डेराइव कराया था, डिस्पर्जन 0 करते हैं, ऐसे यहां अब मुझे बता सकते हो ये जो दो लेंस में कंबाइन करूंगा, क्या ये दोनों कॉन्वेक्स होंगे, दोनों कॉनकेव होंगे, या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव होना चाहिए? इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या पता चल रहा है? दोनों कॉन्वेक्स होंगे, दोनों कॉनकेव होंगे, या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होगा? एक अस्का का आंसर आया, फैज का आंसर आया, तौहीद का आया, सही आ रहे सबके। देखो एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा, कैसे पता चल रहा है? इसको राइट में ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, एक की फोकल लेंथ दूसरे की नेगेटिव है, तो याद रखिएगा वन कॉन्वेक्स वन कॉनकेव। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए एक कन्वर्जिंग होगा तो एक डाइवर्जिंग होगा, तभी आएगा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। चलो भाई जल्दी से लिख डालो, खत्म हुआ रे ऑप्टिक्स, वेव स्टार्ट करेंगे। चलो इससे फिर मैं रब कर रहा हूं। अच्छा अमान पूछ रहा था हबल टेलीस्कोप क्या होता है, भाई ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। अमान, हबल टेलीस्कोप स्पेस में लगा हुआ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है। इसमें लेंसेस के साथ साथ ना सीसीटीवी कैमरास यूज करते हैं, तो बेसिकली लाइट को कैप्चर करता है और फिर इमेज बनाता है। और ये सिर्फ विजिबल नहीं, ये सारे स्पेक्ट्रम में काम करता है, ये एक्सरेज में भी काम करता है, यूवी में भी काम करता है, ये कॉस्मिक रेज भी उठा लेगा, इंफ्रारेड भी उठा लेगा, माइक्रोवेव भी उठा लेगा। मतलब जो चीज एक नॉर्मल टेलीस्कोप से आप नहीं यूज कर सकते, एक नॉर्मल टेलीस्कोप में आप माइक्रोवेव यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी स्टार से लाइट माइक्रोवेव के रीजन में भी आ रही है, हबल टेलीस्कोप उस लाइट को लेकर इमेज बना दे। मतलब ये बहुत दूर तक देख सकता है, इतना दूर तक देख सकता है कि बिग बैंग देख लेगा, ये बिग बैंग तक देख लेगा। हाँ जाहिर सी बात है, बहुत कॉस्टली, और इसको फिर अर्थ की सरफेस पर लगाया भी नहीं जा सकता, इसीलिए बाहर है, बाहर लगाओ। चलो ये भी खत्म हुआ।